गुना बड़ी डबल फ्लोर प्रॉपर्टी है। उसकी इंटीरियर डेकोरेशन इंटरनेशनल टॉप डिजाइन टीम ने रिकॉर्ड टाइम में पूरी की है। पूरा डिजाइन लो की लग्जरी स्टाइल में है और हर मटेरियल प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। मिशेलिन 3 स्टार शेफ अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लॉबस्टर्स, रशिया के किंग क्रैब्स और जापान का प्रीमियम वाग्यू बीफ हमारी प्राइवेट कोल्ड चेन फ्लाइट से आज रात ही पहुंच जाएगा। कल दोपहर ठीक 12 बजे उसी समय जब वू श्योंग ओपनिंग करेगा, हमारा रेस्टोरेंट बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट भी ग्रैंड ओपनिंग करेगा। लेकिन हम उसके जैसे घटिया ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रिक्स नहीं अपनाएंगे। पूरे शहर के हाई एंड सर्कल में सिर्फ एक मैसेज जाएगा, जिसके पास मेरा बिजनेस कार्ड या एसेट सर्टिफिकेट होगा वही एंट्री कर सकेगा। ओपनिंग के पहले महीने में अनलिमिटेड प्रीमियम सी फूड सिर्फ 20% प्राइस पर मिलेगा। मेरी बात सुनकर चेन जिंगहांग भी एक पल के लिए गहरी सांस लेने लगा। वू श्योंग को लगता था कि बैंक से लिए गए 3 करोड़ रुपए के लोन के दम पर वह हाई एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जगह बना लेगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्टेज पर खड़े होकर वह खुद को किंग समझ रहा है, उस स्टेज का फर्श भी मेरा है। कल मैं उसे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि उसका लोन और घमंड पर टिका हुआ अमीरी का सपना कैसे पल भर में चकनाचूर होता है और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने कैसे धीरे धीरे धूल बनकर बिखर जाता है। 8 अगस्त शिनहुई कमर्शियल स्ट्रीट का सेंट्रल प्लाजा ढोल नगाड़ों की गूंज से भर चुका था। वू श्योंग ने अपने रेस्टोरेंट का नाम रखा था जुंगसियांग दिंगजुन सी फूड पवेलियन। इस ओपनिंग के लिए उसने उधार लेकर जुटाया हुआ हर पैसा झोंक दिया था। एंट्रेंस के बाहर पूरे 50 मीटर लंबा रेड कारपेट बिछा था। दोनों तरफ लाल छिपाव पहने लंबी होस्टेसेस ठंडी हवा में कांप रही थीं, लेकिन फिर भी मजबूरी में मुस्कुराए जा रही थीं। लियू रुयेन ने उत्साहित होकर कहा, ब्रदर श्योंग, आज तो कमाल हो गया। देखो, शहर के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ गए हैं। वू श्योंग ने घमंड से सीना चौड़ा करते हुए कहा, जरूर आएंगे, अब मेरी स्टेटस ही ऐसी है। आज अगर ओपनिंग हिट हो गई तो आगे से ये रेस्टोरेंट पूरे शहर के अमीर लोगों का फिक्स्ड डाइनिंग स्पॉट बन जाएगा। वह ग्लास डोर के पीछे खड़ा था और उसकी आंखों में सिर्फ ऐसा ही पैसा घूम रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ ही देर में कस्टमर्स की लंबी लाइन उसके रेस्टोरेंट में घुसेगी और नोटों की बारिश होने लगेगी। तभी वह अपने स्टाफ को 68,000 रुपए वाली स्पेशल फायर क्रैकर चेन जलाने का ऑर्डर देने ही वाला था कि ठीक सामने सिर्फ 12 मीटर चौड़ी सड़क के उस पार पिछले आधे महीने से काले कपड़े से ढकी हुई 3 मंजिला विशाल बिल्डिंग में अचानक हलचल शुरू हो गई। वहां न ढोल बज रहे थे, न कोई सस्ता दिखावा था, न लाल सजावट। फिर भी पूरा माहौल अचानक बदलने लगा। काले कारपेट या भड़कीली सजावट की जगह कुछ धीमी लेकिन गरिमामयी कैनन सल्यूट की आवाजें गूंजी। उसी के साथ उस विशाल काले पर्दे ने रेशम की तरह धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू किया। सामने की पूरी बिल्डिंग सबके सामने आ गई। वू श्योंग के चेहरे की मुस्कान उसी पल जम गई। उसके दिल में अचानक एक बेहद अशुभ एहसास उठा। ये रेस्टोरेंट सामने का खुल गया। तभी कमर्शियल स्ट्रीट के एंट्रेंस से लग्जरी कार्स का एक लंबा कन्वॉय अंदर आया। वहाँ एक भी कार ऐसी नहीं थी जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से कम हो। सारी कार्स बिल्कुल शांत तरीके से बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट के सामने आकर रुक गईं। उनमें से सूट पहने हुए शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उतरे, जिन्हें लोग आमतौर पर सिर्फ फाइनेंशियल न्यूज में देखा करते थे। व्हाइट ग्लव्स पहने वैलेट्स उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले जा रहे थे। वू श्योंग ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उन लोगों में शहर के वही चेंबर ऑफ कॉमर्स के बड़े लीडर्स भी थे, जिन्हें बुलाने के लिए उसने लाखों रुपए और अनगिनत कॉन्टैक्ट्स खर्च कर दिए थे। फिर भी उनसे मिलने तक का मौका नहीं मिला था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सामने लगी विशाल LED स्क्रीन पर धीरे धीरे एक अनाउंसमेंट चमकी, बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट आज ग्रैंड ओपनिंग पर किसी भी प्राइवेट रूम का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, कोई सर्विस चार्ज नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लाइव लॉबस्टर्स, रशिया के किंग क्रैब्स और जापान के कोबी वाग्यू बीफ सहित सभी प्रीमियम सी फूड ओपनिंग मंथ में सिर्फ 20% प्राइस पर उपलब्ध होंगे। 20% प्राइस, ये 2 शब्द वू श्योंग के दिमाग पर हथौड़े की तरह गिरे। हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट का कॉस्ट बेहद ज्यादा होता है, खासकर जब सारी चीजें ओवरसीज से एयर फ्रेट के जरिए लाई जाएं। कॉस्ट प्राइस पर भी इतनी कम कीमत देना नामुमकिन था। सामने वाला रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं कर रहा था, वह पैसा जला रहा था। करोड़ों रुपए सिर्फ मार्केट कब्जाने के लिए झोंक रहा था। सड़क पर मौजूद कस्टमर्स, जिन्हें वू श्योंग के ओपनिंग ऑफर ने पहले अपनी तरफ खींचा था, LED स्क्रीन देखते ही बिना एक पल रुके उधर भाग गए। कुछ ही मिनटों में बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट के बाहर लग्जरी कार्स की लंबी लाइन लग गई। अंदर टक्सीडो पहने वेटर्स इतनी तेजी से भाग दौड़ कर रहे थे कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। दूसरी तरफ वू श्योंग के जुंगसियांग दिंगजुन सी फूड पवेलियन के बाहर सिर्फ लाल छिपाव पहने होस्टेसेस ठंडी हवा में शर्मिंदगी के साथ खड़ी रह गईं। पूरा दोपहर बीत गया, लेकिन उसके रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आया। उस समय मैं बाओफू टावर की टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा ड्रोन से आ रही लाइव मॉनिटरिंग देख रहा था। मैंने रेड वाइन का ग्लास उठाया, एक छोटा सा सिप लिया और धीमे से मुस्कुराया। वू श्योंग, ये तो सिर्फ पहला दिन है। आधा महीना बीते बीते उसके रेस्टोरेंट के एक्वेरियम में रखी मछलियां मरकर ऊपर तैरने लगी। कई रातों से ठीक से सो न पाने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। दूसरी तरफ बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट हर दिन फुल बुकिंग पर चल रहा था। एडवांस रिजर्वेशन अगले महीने तक पहुंच चुकी थी। लोग घंटों बाहर वेट करना मंजूर कर रहे थे, लेकिन वू श्योंग के रेस्टोरेंट में कदम तक नहीं रखते थे। हर सुबह उसकी आंख खुलते ही सबसे पहले 1 लाख रुपए से ज्यादा का डेली एक्सपेंस सामने खड़ा होता। रेंट, स्टाफ सैलरी, किचन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सिर्फ 15 दिनों में उसका पूरा
कैश फ्लो लगभग खत्म हो गया। उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब बैंक के लोन डिपार्टमेंट से रिकवरी कॉल्स लगातार आने लगी। अगले महीने की भारी ईएमआई की याद दिलाने वाले कॉल्स उसके लिए मौत की घंटी जैसे थे। घबराकर उसने लियू रुएन से कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं अभी निकाल दो, पहले ये मुश्किल निकल जाए। लियू रुएन ने बेरुखी से कहा, ब्रदर श्योंग, मजाक कर रहे हो क्या? मेरे पास तो शॉपिंग के लिए भी पैसे नहीं बचते, और वैसे भी तुमने ही कहा था कि मुझे पूरी जिंदगी रखोगे, अब मुझसे पैसे मांग रहे हो? अगर तुम्हारा ये रेस्टोरेंट नहीं चल रहा तो जल्दी से बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में अपनी पोर्शे भी बेचनी पड़ जाए। वो श्योंग गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद करो, मेरी डिक्शनरी में हार मानना लिखा ही नहीं है। उसका घमंड उसे दिवालिया होने की इजाजत नहीं देता था। जब सामने से जीतना नामुमकिन लगने लगा तो उसने गलत रास्ता चुन लिया। उसी रात उसने रेस्टोरेंट के महीने के 2 लाख रुपए सैलरी वाले हेड शेफ को ऑफिस में बुलाया और बिना किसी वजह के निकाल दिया। तुम्हारी वजह से रेस्टोरेंट बर्बाद हो गया, कल से आने की जरूरत नहीं। हेड शेफ भी गुस्से में बोला, बॉस, सामने वाले रेस्टोरेंट में क्या क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हो रहा है और आप मुझे क्या दे रहे हैं? फार्म वाली सस्ती झींगा मछली से ऑस्ट्रेलिया के लाइव लॉबस्टर का टेस्ट कैसे बनाऊं? अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत डालिए। शेफ को निकालने के बाद उसी रात वो श्योंग अपनी कार लेकर शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद बदबूदार इलीगल होलसेल मार्केट पहुंच गया। दुकानदार ने पूछा, सस्ता माल चाहिए? लाइव सी फूड 100 रुपए किलो है, लेकिन मरी हुई मछली और झींगा सिर्फ 10 रुपए किलो। किचन में थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर, आर्टिफिशियल एसेंस और मिर्च डाल देना। स्पाइसी क्रैब और बॉइल्ड फिश बनाकर बेचोगे तो आम कस्टमर्स को कोई फर्क समझ नहीं आएगा। वो श्योंग ने बिना सोचे कहा, पूरी गाड़ी भर दो, और नकली प्रीमियम लिकर भी है। दुकानदार हंसा, है ना, सिर्फ 150 रुपए बॉटल, पैकिंग बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है, QR कोड भी स्कैन हो जाएगा, बस पीने के बाद सिर जरूर दर्द करेगा। उस रात वो श्योंग सड़ी हुई मछलियों, मरे हुए झींगों और नकली शराब से भरी पूरी गाड़ी रेस्टोरेंट के पीछे वाले गेट से चुके चुके वेयर हाउस में ले गया। उसे लगा कि उसने अपनी बर्बादी से निकलने का सबसे शानदार तरीका ढूंढ लिया है। बेहद कम कॉस्ट में घटिया सामान बेचकर अगर कुछ कस्टमर्स भी फंसा लिए तो कम से कम लोन का इंटरेस्ट भर सकेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिन हुई कमर्शियल स्ट्रीट की पूरी CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ तक कि उसके रेस्टोरेंट के पीछे वाला HD कैमरा भी सीधे मेरी ऑफिस से कनेक्टेड था। मैं अपनी चेयर पर बैठा मॉनिटर पर उसे चोरी की तरह सड़ा हुआ सी फूड किचन में ले जाते हुए देख रहा था। मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बल्कि उस पर दया और हंसी दोनों आ रही थी। सिर्फ 50 लाख रुपए ने एक इंसान को इतना अंधा बना दिया था कि अपनी लालच की खाई भरने के लिए उसने इंसानियत की आखिरी सीमा भी पार कर दी। मैंने डेस्क पर रखा लैंडलाइन उठाया, मार्केट सुपरविजन ब्यूरो की कंप्लेंट हेल्पलाइन मिलाई और कहा, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। मैं ईस्ट सिटी की शिन हुई कमर्शियल स्ट्रीट के शॉप नंबर 16 जंगसियांग सी फूड पवेलियन के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता हूँ। ये लोग सड़ा हुआ सी फूड खरीदकर कस्टमर्स को बेच रहे हैं और बड़ी मात्रा में फेक प्रीमियम लिकर भी बेच रहे हैं। मेरे पास पूरे एविडेंस मौजूद हैं, परचेज वीडियोस और ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मैंने पहले ही डिपार्टमेंट की ऑफिशियल कंप्लेंट ईमेल पर भेज दी है। कॉल खत्म करके मैं फ्रेंच विंडो के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाहर आसमान पर काले बादल छा चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश आने वाली हो। अगले दिन दोपहर वो श्योंग ने मजबूरी में रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़ा बैनर लगवा दिया, ग्रैंड डिस्काउंट, कस्टमर्स के लिए स्पेशल ऑफर। शायद इसलिए कि सामने वाले बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल था। कुछ कस्टमर्स सिर्फ सस्ती कीमत देकर उसके रेस्टोरेंट में घुस आए। जिल के डाइनिंग हॉल में फूलों वाली शर्ट पहने 4 दबंग लोग एक प्लेट भरकर परोसे गए स्पाइसी किंग क्रैब को बड़े मजे से खा रहे थे। अचानक उनमें से एक ने शराब का ग्लास मेज पर पटक दिया और बोला, अरे ये शराब का टेस्ट सही नहीं है, गला जल रहा है और ये क्रैब का मीट भी पूरा सूखा और बेस्वाद है, ऊपर से इसमें सड़े हुए पानी जैसी स्मेल आ रही है। वो श्योंग घबरा कर तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, ब्रदर्स, ये सब बिल्कुल ओरिजिनल प्रीमियम लिकर है, सी फूड भी आज सुबह ही फ्रेश आया है, शायद किचन में आज मिर्च थोड़ी ज्यादा पड़ गई होगी। ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को 20% डिस्काउंट दे देता हूँ। सामने वाला आदमी गुस्से से खड़ा हो गया और गरज कर बोला, डिस्काउंट अपने पास रख, नकली शराब और सड़ा हुआ सी फूड खिलाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। तभी पूरे हॉल में हंगामा मच गया। वो श्योंग लगभग उनके पैरों में गिरने ही वाला था कि उसी समय कई यूनिफॉर्म पहने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स तेज कदमों से रेस्टोरेंट के अंदर आ गए। सबसे आगे वाले ऑफिसर ने सख्त आवाज में कहा, हमें एक सिटीजन की ऑफिशियल कंप्लेंट मिली है कि इस रेस्टोरेंट में गंभीर फूड सेफ्टी वायोलेशंस हो रहे हैं। टीम 1 पूरे रेस्टोरेंट को सील करे, टीम 2 तुरंत किचन की इंस्पेक्शन करे, टीम 3 वेयर हाउस जाकर परचेस रिकॉर्ड्स और स्टॉक वेरीफाई करे। ये सुनते ही वो श्योंग के पैरों से ताकत निकल गई और वह सीधे मार्बल फ्लोर पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सब खत्म हो गया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑफिसर्स ने वेयर हाउस से नकली प्रीमियम लिकर की पूरी 20 बॉक्सेस बरामद कर ली। किचन से बदबू मारता हुआ सड़ा सी फूड भी सबके सामने निकल आया। उसी समय खाना खा रहे कई कस्टमर्स को तेज उल्टियां और पेट दर्द शुरू हो गया। लीड ऑफिसर ने ठंडे स्वर में कहा, यह मामला बेहद गंभीर है, आपकी वजह से पब्लिक हेल्थ को बड़ा खतरा पहुंचा है। कानून के मुताबिक इस रेस्टोरेंट को तुरंत सील किया जाता है, 50 लाख रुपए का फाइन लगाया जाता है। साथ ही बड़ी मात्रा में फेक लिकर बेचने और अनसेफ फूड सप्लाई करने के आरोप में रेस्टोरेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमारे साथ चलना होगा। कुछ ही देर बाद जुंगसियांग दिंगजुन सी फूड पवेलियन के शानदार ग्लास डोर पर क्रॉस शेप में ऑफिशियल सील चिपका दी गई। लेकिन वो
वुशियोंग के असली नाइटमेयर की शुरुआत तो अब हुई थी जब ऑफिसर्स उसे व्हीकल तक ले जाने वाले थे। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज वैन आकर रुकी। उसमें से चेन झिंगहांग साफ सुथरे सूट में उतरा। उसने वुशियोंग के सामने आकर कहा, मिस्टर वुशियोंग, मैं बाओफू कमर्शियल रियल एस्टेट का लीगल डायरेक्टर हूँ। मैं आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से आपको ऑफिशियल लीज टर्मिनेशन नोटिस देने आया हूँ। वुशियोंग गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास है, मैंने पूरे 1 साल का रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ही दे दिया है, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकते हो? चेन झिंगहांग ने शांत स्वर में कॉन्ट्रैक्ट खोलकर कहा, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज नंबर 17 के अनुसार अगर टेनेंट इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट पाता है और उससे पूरी कमर्शियल स्ट्रीट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है तो लैंडलॉर्ड को बिना किसी शर्त के लीज तुरंत टर्मिनेट करने का अधिकार है। आपको 3 दिनों के अंदर शॉप खाली करनी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम लीगल फोर्स के जरिए आपकी सारी प्रॉपर्टी हटवा देंगे। तभी अब तक दूर खड़ी तमाशा देख रही लियू रुएन आगे आई। उसने अपने बैग से पोर्श की कार की निकाली और वुशियोंग के सामने जमीन पर फेंक दी। फिर ठंडी आवाज में बोली, वुशियोंग, अब जब तुम दिवालिया हो गए हो तो हमारे बीच भी सब खत्म। ये रही तुम्हारी पोर्श की, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। सिर्फ एक ही दोपहर में वुशियोंग ने सब कुछ खो दिया। उसका रेस्टोरेंट चला गया, पैसा चला गया और जिस औरत पर वह लाखों खर्च कर रहा था वो भी उसे छोड़कर चली गई। इलीगल बिजनेस की वजह से उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। बैंक को जैसे ही खबर मिली उसने तुरंत कोर्ट से एसेट प्रिजर्वेशन ऑर्डर लेकर उसकी पोर्श जब्त कर ली और गांव में उसके माता पिता के रहने वाले घर पर भी सील लगा दी। लॉटरी के 40 लाख रुपए और बैंक से लिए गए 3 करोड़ रुपए का लोन वह पूरी तरह उड़ा चुका था। ऊपर से अब भी बैंक का लगभग 2 करोड़ रुपए बकाया था। जब ऑफिसर्स उसे व्हीकल में बैठा रहे थे उसी समय उसने आखिरी बार सिर उठाकर सड़क के सामने देखा। सामने वही बाओफू प्राइवेट बैंक्वेट अब भी रोशनी से जगमगा रहा था। लग्जरी कार्स लगातार अंदर बाहर आ रही थीं। फिर उसने अपनी नजर अपनी पुरानी शॉप पर डाली जिसके ग्लास डोर पर अब भी सफेद ऑफिशियल सील चिपकी हुई थी। उसी पल तक उसे समझ ही नहीं आया था कि आखिर उसने किस ताकतवर इंसान को नाराज कर दिया था जिसने उसे इतनी बुरी तरह क्रश कर दिया। शहर के एक अंधेरे सीलन भरे बेसमेंट रूम में हर तरफ फफूंद की बदबू और सड़े हुए इंस्टेंट नूडल्स की स्मेल फैली हुई थी। बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। हमें पता है तू अंदर ही है। 3 करोड़ का लोन बुरी तरह ओवरड्यू हो चुका है। कार और हाउस ऑक्शन हो चुके हैं लेकिन डिप्रिशिएशन और पेनल्टी काटने के बाद भी तुझे अभी लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक को देने हैं। जल्दी बाहर निकल और पैसे चुका। वुशियोंग ने पीला पड़ चुका कंबल अपने सिर पर कसकर लपेट लिया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। जुंगसियांग दिंगजुन सी फूड पवेलियन के सील होने के बाद उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। ब्लैकलिस्ट में आने के बाद अब वह न हाई स्पीड ट्रेन में सफर कर सकता था न कोई कंपनी उसे नौकरी देने को तैयार थी। रिकवरी कंपनीज के लोग हर समय उसके पीछे पड़े रहते थे। अब तो वह कूड़ा उठाने बाहर निकलता तब भी डरता कि कहीं कोई पहचान न ले। आधे घंटे तक दरवाजा पीटने और गालियां देने के बाद आखिरकार बाहर वाले लोग चले गए। वुशियोंग ने लंबी सांस ली और टूटे हुए इंसान की तरह बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे जोरों की भूख लगी थी। 3 दिन पहले उसने आखिरी इंस्टेंट नूडल्स खाए थे। तब से वह सिर्फ टैप वाटर पीकर जिंदा था। कांपते हाथों से उसने अपना स्पाइडर वेब की तरह टूटी हुई स्क्रीन वाला मोबाइल उठाया और सोचा कि शायद इंटरनेट पर कोई डेली वेज जॉब मिल जाए। लेकिन ब्राउजर खोलते ही एक लोकल फाइनेंशियल न्यूज ने उसकी सांस रोक दी। हेडलाइन थी, बाओफू कमर्शियल रियल एस्टेट ने फिर किया बड़ा एक्विजिशन। रहस्यमयी युवा चेयरमैन ने साउथ सिटी का नया लैंडमार्क खरीदा। न्यूज फोटो में बाओफू ग्रुप की आसमान छूती हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। बाओफू नाम देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने पहले ही पता कर लिया था कि जिसने पूरी शिन हुई कमर्शियल स्ट्रीट खरीद ली, सामने रेस्टोरेंट खोला और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, वही बाओफू ग्रुप का चेयरमैन था। लोग कहते थे कि वह चेयरमैन बेहद युवा है, उसके कनेक्शंस हर जगह हैं और उसकी वेल्थ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उस चमकती हुई बिल्डिंग को देखते हुए वुशियोंग के पेट में तेज दर्द उठा। उसे समझ आ गया कि अगर वह यूं ही छिपा रहा तो या तो भूख से मर जाएगा या बीमारी से। उसने सोचा, जिसने मुझे एक उंगली से कुचल दिया अगर वही चाहे तो मुझे बचा भी सकता है। यही सोचकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे डूबते हुए तिनके का सहारा मिल गया हो। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वुशियोंग लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर आखिर बाओफू ग्रुप की बिल्डिंग के सामने पहुंचा। गेट पर लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? वुशियोंग ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपके चेयरमैन से मिलना है। गार्ड ने ठंडी नजर से उसे देखा। अपॉइंटमेंट है? फिर उसे धक्का देकर बोला, चलो हटो यहाँ से। कहाँ से ये भिखारी आ गया? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कहीं हमारा कारपेट गंदा मत कर देना। ये सुनते ही वुशियोंग पूरी तरह टूट गया। उसने सारी शर्म छोड़ दी और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। प्लीज मुझे आपके चेयरमैन से मिलवा दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे उनके सामने शॉप नहीं खोलनी चाहिए थी। मुझे फेक लिकर नहीं बेचनी चाहिए थी। उनसे कहिए बस एक बार मुझे माफ कर दें। मुझे जीने का एक मौका दे दें। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर आसपास खड़े लोग भी रुकर देखने लगे। सिक्योरिटी कैप्टन उसे हटाने के लिए वायरलेस उठाने ही वाला था कि उसके ईयरपीस में एक साफ आवाज आई, चेयरमैन का ऑर्डर है, उसे ऊपर भेज दो। वुशियोंग तुरंत जमीन पर सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसे एक पूरी तरह ट्रांसपेरेंट प्राइवेट एलिवेटर में बैठाया गया जो सीधे टॉप फ्लोर तक गई। एलिवेटर का डोर खुला तो चेन झिंगांग ने अपना गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा ठीक किया और ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। वुशियोंग घबराते हुए अंदर आया। लगभग 200 स्क्वायर मीटर का विशाल ऑफिस था। फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो से
पूरा शहर दिखाई दे रहा था। अंदर आते ही वो श्योंग घुटनों के बल गिर पड़ा। चेयरमैन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी जमीन पर रेस्टोरेंट खोलने की हिम्मत की। अब मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। बैंक रोज मुझसे लगभग 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। बस एक बार दया कर दीजिए। मुझे पता है पूरी कमर्शियल स्ट्रीट आपकी है। अगर आप बैंक से कह दें कि मुझे कुछ साल और मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। प्लीज मुझे जीने का एक मौका दे दीजिए। वो श्योंग रो रो कर अपनी सबसे दयनीय हालत दिखा रहा था। उसे लगा कि अगर वह काफी बेबस दिखाई देगा तो इतना बड़ा चेयरमैन उस पर तरस खा जाएगा। लेकिन विशाल ऑफिस में पूरी खामोशी छाई रही। लगभग आधा मिनट बीत गया। तभी एक शांत लेकिन बेहद ठंडी और जानी पहचानी आवाज पूरे ऑफिस में गूंजी। ब्रदर श्योंग, ये हैंडमेड कारपेट बहुत महंगा है। तुम्हारे कपड़ों का कीचड़ इससे गंदा कर रहा है। ये आवाज सुनते ही वो श्योंग के शरीर में जैसे बिजली गिर गई। उसके शरीर का खून जैसे जम गया। उसने कांपते हुए सिर उठाया। उसी समय लेदर चेयरमैन चेयर धीरे धीरे घूमी। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, काफी समय हो गया मिस्टर वू। पोर्शे पनामेरा कैसी चल रही है? वो श्योंग की आंखें फट गईं। हूँ लांग, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नामुमकिन है। तू तो वो गरीब था जो 4 रुपए के लिए भी लड़ता था। तेरी सैलरी तो सिर्फ 5,000 रुपए थी। तू बाओफू ग्रुप का चेयरमैन कैसे हो सकता है? अगले ही पल वह चीखने लगा। समझ गया, तुझे किसी अमीर औरत ने पाल रखा है। तू सिर्फ नाम का चेयरमैन है। तू एक पपेट है। तू मुझे जज करने लायक नहीं है। उसकी ईर्ष्या और टूटा हुआ अहंकार उसे पूरी तरह पागल बना चुके थे। वह ये तक भूल गया कि यहाँ भीख मांगने आया था। वह उठकर मेरी तरफ झड़ा, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। पीछे खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत उसे पकड़कर दबा दिया। मैंने आराम से ड्रॉर खोला और पहले से तैयार एक डॉक्यूमेंट निकाला। वो प्रोविंस लॉटरी सेंटर द्वारा जारी किया गया हाईएस्ट लेवल वीआईपी प्राइज सर्टिफिकेट था, जिस पर लाल ऑफिशियल सील लगी हुई थी। मैंने उसे उंगलियों से पकड़कर धीरे से टेबल पर उसकी तरफ सरका दिया और कहा, अपनी आंखें खोलकर ऊपर लिखा नाम और अमाउंट पढ़ो। शायद मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। जिस रात लॉटरी का रिजल्ट आया था, जब तुम टीवी पर रिजल्ट देखने में व्यस्त थे, उसी समय मैंने तुम्हारे चुने हुए वही नंबर्स लेकर 50 और टिकट्स खरीद लिए थे। तुम सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए पागल कुत्ते की तरह मुझसे लड़ रहे थे, और जिस समय तुम मेरे पैरों के पास 4 रुपए फेंकर मेरा अपमान कर रहे थे, उसी समय मेरी जेब में 2 करोड़ 50 लाख रुपए का विनिंग टिकट रखा हुआ था। वो श्योंग कांपते हुए चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन उसी पल उसे सब समझ में आ गया। उसे समझ आ गया कि लॉटरी शॉप में मैं शांत क्यों था। उसे समझ आ गया कि बाओफू ग्रुप ने इतनी सटीक तरीके से वही कमर्शियल स्ट्रीट क्यों खरीद ली। उसे समझ आ गया कि सामने वाला लग्जरी रेस्टोरेंट करोड़ों का नुकसान उठाकर भी 20% प्राइस पर खाना क्यों बेच रहा था। क्योंकि जिस पल उसने पूरे 50 लाख रुपए अकेले हड़पने के लिए मेरे पैरों में 4 रुपए फेंके थे, उसी पल उसने अपने हाथों से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर उस दिन उसने लालच नहीं किया होता, अगर उसने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा होता, तो भले ही उसके हिस्से सिर्फ 25 लाख रुपए आते, लेकिन हमारी 3 साल की दोस्ती को देखते हुए मेरे हाथ में 2 करोड़ रुपए थे। मैं उसे थोड़ा सा भी रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी दे देता तो वह सच में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता था और सोसाइटी में ऊंचे लेवल तक पहुंच सकता था। लेकिन उसने अपने ही हाथों उस लक्ष्मी को, जो उसकी किस्मत बदल सकती थी, अपने लिए मौत का फरिश्ता बना दिया। बेशुमार पछतावे और जिंदगी के इस भयानक फर्क ने वो श्योंग का दिमाग पूरी तरह तोड़ दिया। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और पागलों की तरह रोते हुए बोला, हू लांग, मिस्टर हू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। सब मेरी वजह से हुआ। हमारी 3 साल की रूम शेयरिंग की दोस्ती की खातिर बस एक बार मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए हैं। मेरे ऊपर जो लगभग 2 करोड़ रुपए का लोन है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बस मेरी मदद कर दो, मेरा लोन चुका दो। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अगर आज ये दिन देखना ही था तो उस दिन ऐसा किया ही क्यों? तुम्हारी जिंदगी या मौत से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो भी किया वो सिर्फ बिजनेस रूल्स के मुताबिक किया। रेस्टोरेंट खोलने का फैसला तुमने खुद लिया था, लोन तुमने खुद लिया था, फेक लिकर और सड़ा हुआ सी फूड तुमने खुद बेचा था। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक कोई भी इलीगल काम नहीं किया। इसलिए आज तुम जिस हालत में हो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद हो। श्योंग पागलों की तरह चीख पड़ा, नहीं, तुम मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम बचपन के दोस्त हैं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर भी तुम अपने भाई की मदद नहीं करोगे। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, इसे नीचे ले जाओ। अगर मुझे सही याद है तो नीचे रिकवरी टीम पहले से इसका इंतजार कर रही है। कर्ज लिया है तो लौटाना भी पड़ेगा। हमारी कंपनी पूरी तरह लीगल तरीके से काम करती है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। वह जोर जोर से छटपटाते हुए चिल्लाया, मुझे मत ले जाओ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। हूँ लांग, तू शैतान है, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। मैं धीरे से उठकर फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो के सामने जाकर खड़ा हो गया। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश न जाने कब रुक चुकी थी। नीचे प्लाजा में मैंने धुंधला सा देखा कि चींटी जितना छोटा दिखाई देने वाला वो श्योंग कुछ हटे कटे रिकवरी एजेंट्स द्वारा जबरदस्ती एक पुरानी वैन में बैठाया जा रहा था। कुछ ही पल बाद वह भीड़ और ट्रैफिक में हमेशा के लिए गुम हो गया। इस कहानी में न कोई गन फाइट हुई, न खून खराबे वाला रिवेंज, सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड की बेरहम सच्चाई थी और कॉन्ट्रैक्ट रूल्स के तहत पूरी तरह कुचल देने वाली जीत। मैं वापस मुड़ा तो चेन जिंगहांग पहले से ही सम्मान के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, मिस्टर हू, नॉर्थ हाईटेक जोन वाले 50 करोड़ रुपए के एक्विजिशन प्रोजेक्ट के चेयरमैन कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, अपने सूट की स्लीव ठीक की और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। इस दुनिया में वू श्योंग की बदसूरत कहानी यहीं हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी।